हेलो एवरीवन और वेरी गुड इवनिंग। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं तुम्हें 100 टन ऑयल बेचूंगा, आई विल सेल यू 100 टन्स ऑफ ऑयल। लेकिन कौन सा ऑयल है, ये मस्टर्ड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, या कोकोनट ऑयल है, क्रूड ऑयल है, क्या है ये नहीं बता रहा हूं मैं अगर आपको। तो क्या ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? और अगर दो लोग सिर्फ बेट लगाए, ठीक है, बेट लगा ली, शर्त लगा ली, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट में इन्फोर्स हो सकता है? आज के लेक्चर में हम लोग सेक्शन 29, सेक्शन 30 पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट का। उसके साथ ही हम लोग का एक पार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट खत्म हो जाएगा। अगर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट इन डिटेल पढ़ना है केस लॉस के साथ, मॉडर्न डे कॉन्ट्रैक्ट के साथ, तो वहाँ 4,000 रुपए में लाइव क्लासेस चल रही हैं इसकी अभी। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन गेट इन टच विद मी एट yourlegalbuddy09@gmail.com। चलिए आगे आते हैं, शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। देखिए लॉ क्या कहता है, सेक्शन 29 की बात करेंगे। लॉ क्या कहता है? अगर अग्रीमेंट का मीनिंग सर्टेन नहीं है, ठीक है, इफ इट इज नॉट सर्टेन, तो वो अग्रीमेंट वॉइड होगा। सिंपल सिंपल बात है, वॉइड होगा। ठीक है, ना कि इलीगल। इलीगल नहीं है, वैलिड नहीं है, वॉइडेबल नहीं है। सीधा सरल आंसर है वॉइड। देखो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो कॉन्ट्रैक्ट क्लियर होना चाहिए। अगर एसेंशियल टर्म्स वेग हैं उसके, तो कॉन्ट्रैक्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, देखो इसके कई सारे इलस्ट्रेशंस के माध्यम से समझाया है। तो इलस्ट्रेशन ए क्या बात कर रहा है? इलस्ट्रेशन ए कह रहा है कि ए एग्रीज टू सेल बी 100 टन्स ऑफ ऑयल। अब कौन सा ऑयल है कुछ मेंशन नहीं है, तो ये अग्रीमेंट वॉइड हो गया, क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी है। इलस्ट्रेशन बी पे आते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? ए एग्रीज टू सेल बी 100 टन्स ऑफ ऑयल ऑफ अ स्पेसिफाइड कॉमर्शियल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, स्पेसिफाइड कॉमर्शियल डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफाइड कॉमर्शियल डिस्क्रिप्शन। देखो ये एग्रीमेंट वैलिड इसलिए होगा क्योंकि इसमें उसने स्पेसिफिकेशन मेंशन कर दिया कि आपको ये आला ये आला तेल चाहिए, ये आला तेल चाहिए, ऐसे। राइट। इलस्ट्रेशन सी पे आते हैं। सिंपल सिंपल से इलस्ट्रेशन है, कवर कर ले रहा हूँ मैं। देखिए ए अगर सिर्फ एक कोकोनट डीलर है, कोकोनट ऑयल का डीलर है, और किसी ऑयल का डीलर है ही नहीं वो, तो ऑब्वियसली अगर वो सिर्फ ये बात करता है कि मैं तुम्हें 100 टन ऑयल बेचूंगा, तो यहाँ पे सिर्फ वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा, क्योंकि टर्म्स क्लियर है। वो कोकोनट ऑयल का डीलर है तो कोकोनट ऑयल ही देगा ना आपको। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, क्योंकि अनसर्टेनिटी को सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस से क्लेरिफाई किया जा सकता है, जो कि यहाँ पे कर लिया गया। अब इलस्ट्रेशन डी की बात आती है। वो क्या कहता है? कहता है ए एग्रीज टू सेल बी ऑल द ग्रेन इन माई ग्रैनरी एट रामनगर। तो ये देखिए बात डेफिनेट है, इनकी रामनगर में ग्रैंडरी है, उसमें जितना भी ग्रेन है वो सब बेचने को तैयार है। तो ये वैलिड हो गया। इलस्ट्रेशन ई क्या बात कर रहा है? ए एग्रीज टू सेल 1,000 मॉड्स ऑफ राइस। इसका प्राइस जो है वो सी डिसाइड कर रहा है। प्राइस अभी फिक्स नहीं है, लेकिन फिक्स हो सकता है इन द फ्यूचर। तो ये अग्रीमेंट वैलिड हो गया, क्योंकि इन फ्यूचर इस प्राइस को तो फिक्स किया जा सकता है ना। प्राइस फिक्स करेंगे तब आप कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें इलस्ट्रेशन एफ है। एफ समझ लेते क्या कह रहा है। ए एग्रीज टू सेल व्हाइट हॉर्स। वो 500 रुपये में देने को तैयार है, और 1,000 में देने को तैयार है। अब इसमें कौन सा प्राइस है ये बात तो क्लियर है ही नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। राइट। अब देखिए सेक्शन 30 में आ जाते हैं। सेक्शन 30 पे आ जाते हैं।
सेक्शन 30 सिंपल सी बात कहता है, वेजर की बात कहता है। वेजर की बात कहता है वेजर एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो वॉइड होते हैं। और अगर कोई पैसा है वो वेजर में जीता गया है, मनी, मनी का क्या होगा? उसको आप रिकवर करने के लिए कोर्ट नहीं आ सकते हो। देखो, वेजर का मोटा मोटा मतलब होता है हिंदी में शर्त। आई डोंट नो वेदर द स्पेलिंग इज करेक्ट और नॉट, बट शर्त, शर्त लगी भाई इंडिया वेस्ट इंडीज को हरा देगा, शर्त लगी कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उसमें आप शर्त जीत गए। अब वो आपको पैसा नहीं दे रहा है, इससे जॉब हटा नहीं देंगे पैसे, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। राइट, यू कैन नॉट अप्रोच कोर्ट। ठीक है। आपसे पूछे कोई वेजर का मतलब क्या होता है, तो आप शर्त ना बोलना, आप लोग ऐसा कहना कि इफ टू पीपल, एक अनसर्टेन इवेंट के ऊपर एक आदमी हाँ बोल रहा है, दूसरा आदमी नहीं बोल रहा है, तो उसको वेजर कहते हैं। ठीक है। अब वेजर के एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं। इसमें एक पॉइंट ये है कि वेजर जो है, इट इज वॉइड बट इट इज नॉट इलीगल। कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर आपकी धारा कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट की लगी है, तो यू कैन नॉट बी सेड कि आप इलीगल काम कर रहे थे, आप काम लीगल कर रहे थे, बस कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं है। अब इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन जानने के पहले, सरफेसी एक्ट की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, मात्र 4,000 रुपए में इसका भी पेड कोर्स अवेलेबल है। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन गेट इन टच विद योर लीगल बडी 09@gmail.com। अब हाँ, वेजर का एक एक्सेप्शन है जिसको हम लोग हॉर्स रेसिंग कहते हैं। राइट। अब हॉर्स रेसिंग का क्या मतलब है इसमें? सेक्शन 30 क्या कह रहा है? अगर कोई सब्सक्रिप्शन या कंट्रीब्यूशन दिया जाता है हॉर्स रेसिंग के प्राइस के लिए, और अमाउंट 500 रुपए से, 500 रुपए या उससे ज्यादा है, तो वो इलीगल नहीं माना जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसका मतलब ये नहीं कि हॉर्स रेसिंग के सारे ट्रांजैक्शंस लीगल हो गए। ठीक है। सेक्शन 30 ऑफ सेक्शन 30 ये कह रहा है कि आपको इंडियन पीनल कोड के हिसाब से ध्यान रखना है। ठीक है। कह रहा है कि कोई भी अगर आप कह रहे हैं कि इस घोड़े पे ये इस घोड़े पे मेरा पैसा लगा है, वो घोड़ा जीत या हार जाता है, तो आप कोर्ट भी जा सकते हो। ठीक है, ये एक्सेप्शन है इसमें। लेकिन इंडियन पीनल कोड के अंदर सेक्शन 294 ए, अगर मान लीजिए किसी एक हॉर्स रेसिंग से रिलेटेड कोई भी एक ट्रांजैक्शन को इंडियन पीनल कोड पनिश कर देता है, तो वो इलीगल हो जाएगा, तो उसको आप कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कर पाओगे। ठीक है। अभी चूंकि नहीं है, तो अभी वेजर से रिलेटेड जो भी पुरानी कंडीशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से जो हम लोग ने पढ़ी, वो वैलिड रहेगी। लेकिन द डे इंडियन पिनल कोड में या भारतीय न्याय बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में ऐसा कुछ प्रोविजन आ जाता है जो हॉर्स रेडिंग हॉर्स रेसिंग के स्पोर्ट्स पे वेजर का जो वेजर को ऑफेंस बना देता है, तब से फिर ये इलीगल भी हो जाएगा। अभी टेक्निकली इट इज नॉट इलीगल। तो ये हमारे थे सेक्शन 29 और 30। इससे हमारा एक एक पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हो गया है। कल से हम लोग नए पोर्शन, नए चैप्टर, नए पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।